दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले एम्बेरियर कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से जानकारी दिया गया था कि उनके कंपनी भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि भारत को एम्बेरियर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जा सके। बेसिकली एम्बेरियर कंपनी इस एयरक्राफ्ट को भारत के टैक्टिकल एयरलिफ्टरों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऑफर करना चाहता है। इवन अपने ऑफर को और आसान और मजबूत बनाने के लिए इन एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस करने के लिए भी कंपनी तैयार है। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि एम्बेरियर कंपनी के देखा देखी एयरबस कंपनी की तरफ से भी अपने इसी तरीके के एयरलिफ्टर मतलब एयरबस A400M एटलस एयरक्राफ्टों का भी ऑफर भारत को करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एयरबस किस तरीके से भारत को एटलस एयरक्राफ्टों का ऑफर के लिए अपना तैयारी कर रहा है और साथ में यही बताऊंगा कि एम्बेरियर C390 मिलेनियम और एयरबस A400M एटलस के बीच में क्या अंतर है और दोनों एयरक्राफ्टों में कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले जब एम्बेरियर कंपनी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के हैवी टैक्टिकल एयरलिफ्ट की आवश्यकताओं को देखते हुए एम्बेरियर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों के ऑफर को करने को लेके इंडिया के साथ बातचीत किए जाने का जिक्र किया गया है, तब से एयरबस कंपनी की तरफ से भी ये सोच विचार रखा जा रहा है कि एयरबस के C295W एयरक्राफ्टों के बाद अब एयरबस कंपनी की तरफ से ही निर्माण किया हुआ A400M एटलस एयरक्राफ्टों के ऑफर को लेके भी भारत के साथ बातचीत किया जाए। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि अब तक एयरबस कंपनी की तरफ से भारत के सामने अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर नहीं रखा है, लेकिन एयरबस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में फिलहाल ये चर्चा है कि भारत के सामने इन एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जाए ताकि उनके जो मार्केट है इसे और एक्सटेंड किया जा सके। दोस्तों चाहे एम्बेरियर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट हो या फिर एयरबस A400M एटलस एयरक्राफ्ट हो, दोनों ही असल में अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हर्कुलिस और बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के दरमियान के एयरक्राफ्ट है। मतलब पेलोड और आकार में इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में ही ये एम्बेरियर और एयरबस का एयरक्राफ्ट आता है। और दोस्तों खबर ये भी है कि इंडिया को इस तरीके के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, पर इंडिया की तरफ से ऑफिशियली अब तक इसका जिक्र नहीं किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इंडियन एयरफोर्स के ऐसे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना तैयारी कर चुका है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इंडिजीनियसली इस तरीके के एक टैक्टिकल एयरलिफ्टर एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहता है ताकि इंडियन एयरफोर्स को भविष्य में इस तरीके के एयरक्राफ्टों के लिए अन्य देशों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। दोस्तों बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने बलबूते पे 20 से 30 टन पेलोड क्षमता वाले एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट करना चाहता है, जो एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा, चाहे वो टैक्टिकल एयरलिफ्टर हो या फिर अन्य तरीके के एयरक्राफ्ट जैसे कि एवैक्स, गनशिप, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जैसे आवश्यकताओं को भी ये पूरा कर पाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स के टैक्टिकल एयरलिफ्टर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के नाम पे 17 इल्यूजन 76, 11 C-17 ग्लोबमास्टर 3, 12 C-130J सुपर हर्कुलिस, 103 एंटोनोव AN-32, 57 हॉकर सिडली HS-748, 53 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है। इनमें से अगर देखा जाए तो डॉर्नियर एयरक्राफ्टों को काफी छोटे आकार के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जबकि हॉकर सिडली एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से पुराना हो चुका है, जिसका जगह लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा C295W एयरक्राफ्टों को एयरबस कंपनी से खरीदा गया है। अब दोस्तों बाकी एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो C-130J और C-17 ग्लोबमास्टर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के नए नवेले मीडियम और हैवी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के एंटोनोव एयरक्राफ्ट हो या फिर इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट हो, दोनों को ही मॉडर्नाइजेशन का काफी अधिक आवश्यकताएं है। और रिपोर्ट के मुताबिक जहां पे एंटोनोव एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एक तरीके से विफल हुआ है, तो वहीं पे यूक्रेन और रशिया के लड़ाई को देखते हुए भारत को इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम से भी अपने आप को पीछे हटाना पड़ा। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के बहुत सारा काम का जिम्मेदारी नए नवेले हासिल किए जाने वाले C295W एयरक्राफ्टों के पास होगा। हालांकि ये एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकता है, लेकिन इल्यूजन 76 जैसे हैवी लिफ्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों इसे ही देखते हुए एक्सपर्टों का मानना है कि इंडिया को जल्द ही नए एयरलिफ्टरों की आवश्यकता महसूस होगा। हालांकि कुछ साल पहले ऐसे एयरलिफ्टरों की आवश्यकताओं को इंडिजीनियस तरीके से पूरा करने के लिए रशियन कंपनी इल्यूजन के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ज्वाइंटली मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को निर्माण करने के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी भारत की तरफ से कुछ कारणवश बंद कर दिया गया। मतलब मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जिन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना था, उन एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए भी भारत को एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। हालांकि मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को असल में AN-32 एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए ही आगे बढ़ाया जा रहा था। अब दोस्तों ऐसे में एक संभावना तो ये है कि भारत जितने संख्या के
3295W एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है, उससे अधिक संख्या में इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। जबकि दूसरा संभावना ये भी है कि भारत की तरफ से कुछ इससे भी अधिक पेलोड क्षमता वाले एयरक्राफ्टों के तरफ भी आगे बढ़ा जाए। दोस्तों इसे ही देखते हुए एम्बेरियर और एयरबस कंपनी की तरफ से अपने अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि दोनों कंपनी ही अपने ऑफर को मजबूत करने के लिए भारत के सामने लोकलाइज प्रोडक्शन या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों को भारत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रोड्यूस करने के प्रस्ताव को भी रख सकता है। पर दोस्तों अब एक बड़ा सवाल ये है कि एयरबस A400M और एम्बेरियर C390 एयरक्राफ्टों में कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर है। दोस्तों एम्बेरियर C390 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट फ्लाइट 3 फरवरी 2015 में हुआ था और इसे ब्राजीलियन एयरफोर्स में 2019 में शामिल किया गया। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक एम्बेरियर कंपनी की तरफ से ऐसा टोटल 8 एयरक्राफ्टों का अब तक निर्माण किया गया है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को लेके एक बड़ा ऑर्डर एम्बेरियर कंपनी के सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील को जहां पे 5 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है तो वहीं पे ब्राजील के द्वारा 22, हंगरी के द्वारा 2, नेदरलैंड की तरफ से 5 और पोर्तुगल की तरफ से 5 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर एम्बेरियर कंपनी के सामने रखा जा चुका है। दूसरी तरफ अगर एयरबस A400M एटलस एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये यूरोप के एक प्रमुख मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसने अपना पहला उड़ान 11 दिसंबर 2009 में भरा था। इसे पहली बार सर्विस में 2013 में लाया गया और अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसे 111 एयरक्राफ्टों का निर्माण एयरबस कंपनी की तरफ से किया जा चुका है। इन एयरक्राफ्टों के प्रमुख ऑपरेटर तो यूरोप के देश ही है, लेकिन यूरोप के बाहर भी कुछ देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और लक्समबर्ग इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है, जबकि यूरोप के बाहर टर्की, मलेशिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और कजाकिस्तान, इंडोनेशिया की तरफ से भी 2-2 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों एम्बेरियर C390 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें 2 पायलट, 1 लोडर मास्टर होते हैं। जबकि एयरक्राफ्ट की अगर कैपेसिटी देखा जाए तो इसमें 80 ट्रूप्स या फिर कहे तो 78 स्ट्रेचर्स के साथ 8 अटेंडेंट्स को कैरी करने का क्षमता है, जबकि पैराट्रूपर्स के मामले में ये 66 पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है। एम्बेरियर कंपनी के इस एयरक्राफ्ट को लेकर दावा किया जाता है कि ये 23,000 किलोग्राम से लेकर 26,000 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भरने का क्षमता रखता है। जबकि दूसरी तरफ एयरबस A400M को देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट करने के लिए 3 या 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें 2 पायलट, 1 ऑपरेटर होता है, जबकि कुछ कुछ कंडीशन में और एक एक्स्ट्रा क्रू मेंबर भी होते हैं जिसे लोडर मास्टर कहा जाता है। दोस्तों A400M एयरक्राफ्टों के अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो ये फुल्ली इक्विप्ड 116 ट्रूप्स या फिर पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है और इसके अंदर स्ट्रेचर्स की क्षमता करीबन 66 है और उसमें 25 मेडिकल पर्सनल्स को भी कैरी करने का क्षमता है। हालांकि एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता मिलेनियम एयरक्राफ्ट से अधिक है और करीब करीब 37,000 किलोग्राम के पेलोड को लेकर ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरने में समर्थ है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो मिलेनियम एयरक्राफ्ट के लंबाई 35.2 मीटर मतलब 115 फीट 6 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन 35.05 मीटर मतलब 115 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट की हाइट 11.84 मीटर मतलब 38 फीट 10 इंच के आसपास है, जबकि वहीं पे एयरबस A400M लंबाई में करीबन 45.1 मीटर मतलब 148 फीट, विंग स्पैन 42.4 मीटर मतलब 139 फीट 1 इंच और हाइट करीबन 14.7 मीटर मतलब 48 फीट 3 इंच है। मतलब सिंपल दोस्तों एटलस एयरक्राफ्ट मिलेनियम एयरक्राफ्ट से आकार में बड़ा है। वजन को अगर देखा जाए तो मिलेनियम एयरक्राफ्ट के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीबन 86,999 किलोग्राम के आसपास है और उसका फ्यूल कैपेसिटी करीबन 23,000 किलोग्राम है। वहीं पे एयरबस कंपनी के A400M एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 78,600 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,41,000 किलोग्राम और फ्यूल कैपेसिटी 50,500 किलोग्राम के आसपास है। मतलब वजन के मामले में भी एयरबस के एयरक्राफ्ट आगे है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को अगर देखा जाए तो मिलेनियम एयरक्राफ्ट में 2 IAE V2500 E5 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 139.4 किलोन्यूटन है। जबकि एयरबस कंपनी के इस एयरक्राफ्ट में 4 यूरोप्रॉप TP400 D6 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 8200 किलोवाट है और इनमें से हर एक इंजन में 8 ब्लेड वाले प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इंजन के पावर के मामले में ऑब्वियसली एटलस एयरक्राफ्ट आगे है, लेकिन एयरबस में 4 इंजन लगाने का सिंपल मतलब यह है कि एयरबस की कुल मिला के जो क्षमता है वो अधिक है। अब अगर एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिलेनियम एयरक्राफ्ट के अधिकतम रफ्तार 988 किलोमीटर पर आवर, क्रूजर रफ्तार 870 किलोमीटर पर आवर और स्टॉल स्पीड करीबन 193 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट के मिनिमम पेलोड के साथ मैक्सिमम रेंज 5820 किलोमीटर है, जबकि मैक्सिमम पेलोड के साथ मैक्सिमम रेंज 2110 किलोमीटर है। हालांकि एयरक्राफ्ट बिना पेलोड के करीब करीब 8500 किलोमीटर तक जा सकता है और 11 किलोमीटर के ऊंचाई तक जाने में ये एयरक्राफ्ट समर्थ है। एयरबस के एयरक्राफ्ट के अगर रफ्तार को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड
689 किलोमीटर पर आवर है और क्रूजर स्पीड 781 किलोमीटर पर आवर है। एयरबस के एयरक्राफ्ट मिनिमम पेलोड के साथ मैक्सिमम 6400 किलोमीटर के रेंज तक जा सकता है, जबकि मैक्सिमम पेलोड के साथ ये केवल मात्र 3300 किलोमीटर के रेंज तक ही जा सकता है। हालांकि एयरक्राफ्ट को अगर बिना पेलोड के सहारे उड़ान भराया जाए तो ये 8700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि स्पीड के मामले में जहाँ पे एम्बेरियर मिलेनियम एयरक्राफ्ट आगे है तो वहीं पे रेंज के मामले में एयरबस एटलस एयरक्राफ्ट आगे है। पर दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों का जो कॉमन खासियत है वो है अनप्रिपेयर्ड और अनइवन ग्राउंड में लैंड करने का क्षमता, जो कि इन दोनों एयरक्राफ्टों को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बने हुए इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्रिप में ऑपरेट करने के क्षमता वाले एयरक्राफ्ट के रूप में भी परिवर्तित करता है। इसके अलावा दोनों एयरक्राफ्ट ही छोटे से छोटे एयर स्ट्रिप से उड़ान भर सकता है और छोटे से छोटे एयर स्ट्रिप के ऊपर लैंड भी कर सकता है, जो एक तरीके से इन दोनों एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स में संभावनाओं को भी मजबूत करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।